टैक्स से जुड़े हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ होंगे इस बार जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है हमारे शो में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज के शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। उत्तराधिकारी को मिली संपत्ति पर कैसे होगा टैक्स का कैलकुलेशन, टैक्स बचाने के लिए निवेश करने से पहले किन किन बातों का रखें ख्याल, और साथ में ये भी बताएंगे कि गलत टैन नंबर भरने से अगर अटका है रिफंड तो क्या है इसे वापस पाने का तरीका। इन सारे मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहली बात वह है टैक्स बचाने के लिए निवेश करने को लेकर के। दरअसल अक्सर लोग निवेश करते हैं कि बेहतर रिटर्न हो, लेकिन इसमें कई बार टैक्स की देनदारी को भूल जाते हैं। तो टैक्स के लिहाज से निवेश किया जाए कि रिटर्न पाने के लिहाज से निवेश किया जाए, दोनों में कई बार दुविधा होती है। तो इसी दुविधा को दूर करेंगे गौरी के साथ। गौरी, कई लोगों के पास ऑफिस से मेल आने शुरू हो गए हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट क्या था, ताकि हम पूरे साल के टैक्स का कैलकुलेशन कर सकें। तो लोग आपी धपी में अभी भी इन्वेस्टमेंट करने चले जाते हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं कि बेहतर रिटर्न हो तो इस पर इन्वेस्टमेंट करें, कई बार होता नहीं टैक्स किस पे कम लगे उस पर इन्वेस्टमेंट करें। तो आपके हिसाब से तवज्जो किसको देनी चाहिए? देखिए, इसमें लक्ष्मण बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको देखने हैं, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। जल्दबाजी में क्योंकि एम्प्लॉयर ने आपसे डिक्लेरेशन मांग ली है या साल खत्म होने वाला है, तो उस टाइम पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अक्सर आप गलत इन्वेस्टमेंट में फंस जाते हैं। जैसे कुछ प्लान्स होते हैं जिसमें आपको, जैसे सपोज कीजिए आपने लिया 50,000 रुपये साल में आपको देने हैं, तो उसमें ये होता है कि अगले 5 साल तक आपको देने हैं, आप उसमें फंस जाते हैं। या फिर आप ये नहीं सोचते कि आपको वेल्थ क्रिएशन करनी है या आपको टैक्स बचाना है, आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको देखने हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको लिक्विडिटी कितनी चाहिए, यानी कि आप क्या उस पैसे को अगले 10-15 साल तक ब्लॉक कर सकते हैं। क्योंकि 80C के जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे पीपीएफ हो गया, पीएफ हो गया, या कुछ यूलिप प्लान्स हो गए, या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, उसमें पैसा आपका कई साल तक ब्लॉक हो जाता है। और अगर आप ईएलएसएस में जाते हैं तो सिर्फ 3 साल के लिए ब्लॉक होता है। तो आपको ये देखना है कि आप कितने साल तक के लिए पैसा ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा, आपको देखना है कि आपका टैक्स फ्री कहाँ हो रहा है पैसा। तो अगर आप कोई टैक्सेबल एफडी कराते हैं तो पूरा टैक्सेबल हो जाता है। आप ईएलएसएस कराते हैं तो 1 लाख तक का प्रॉफिट आपका टैक्स फ्री होता है, उसके ऊपर 10% का टैक्स लगता है, जो मुझे लगता है कि सबसे कम है। इसके अलावा पीपीएफ तो आपका एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन अगर यूलिप की बात करें तो वो भी आपका एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन यूलिप में और ईएलएसएस में आपको कंपैरिजन करना है कि कमीशन कहाँ कम है, क्योंकि यूलिप में अक्सर कमीशन बहुत ज़्यादा होती है। तो वो कमीशन जो उनको जा रही है वो आपकी ही रिटर्न में से निकल के जा रही है। तो आपको ये देखना है कि आपकी कमीशन कहाँ बच रही है ताकि आपको रिटर्न मिले। और आखिरी आपको देखना है कि अल्टीमेट गोल आपका वेल्थ क्रिएशन है अगर, तो आपको सबसे अच्छी रिटर्न कहाँ मिल रही है। आपको एनपीएस में मिल रही है, आपको ईएलएसएस में मिल रही है, पीपीएफ में मिल रही है, एफडी में मिल रही है, वो कंपैरिजन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है कि रिटर्न एक काफी महत्वपूर्ण पहलू होता है जब भी आपको इन्वेस्टमेंट रिटर्न और एक तरह से लिक्विडिटी। मुझे लगता है कि यहाँ पे टैक्स को कहीं ना कहीं आपको पोस्ट टैक्स रिटर्न अगर आप देखें तो आपको रिटर्न अगर अच्छी आ रही है तो आपको लिक्विडिटी और रिटर्न दरकिनार कर नहीं, मेरा मतलब है जो रिटर्न आप देख रहे हैं, जैसे अगर कहीं पे आपको 10% रिटर्न आ रही है तो आप ये कैलकुलेशन करें कि पोस्ट टैक्स रिटर्न आपकी कितनी बन रही है। तो जहां पे रिटर्न ज्यादा है, जहां पे लिक्विडिटी ज्यादा है, वहां पे आपको जाना चाहिए। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें टैक्स बचाने के लिहाज से, तो आप उस रिटर्न को देख तो रहे हैं, लेकिन पोस्ट टैक्स रिटर्न को देखिए, यानी टैक्स कटने के बाद कितना रिटर्न आपके पास आ रहा है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए। और ऐसा आज की तारीख में ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोग अभी भी चालू कारोबारी साल में टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमृतसर से सुनील जोशी जी। जोशी साहब नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया। बताएं क्या सवाल आपके पास? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने 2006 में मेरी कंपनी ने मुझे ईसॉप्स दिए थे। इसमें डेनिश मल्टीनेशनल कंपनी बेस्ड आउट ऑफ डेनमार्क एंड दे हैड देयर हेडक्वार्टर इन इंडिया। तो वही शेयर जो है वो मैं बेचना चाहता हूँ। तो मेरे क्वेश्चन है रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी, क्या मुझे दोनों जगह टैक्स पे करना पड़ेगा, डेनमार्क में भी और इंडिया में भी? आप इंडिया में आप रेजिडेंट हैं? आप इंडिया में ही काम कर रहे हैं? जी, मैंने इंडिया में ही काम किया है और अभी भी मैं इंडिया में ही हूँ।
ठीक है, ठीक है। तो देखिए इंडिया में जैसे अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपकी जितनी भी इनकम अराइज हो रही है इंडिया में या आपको बाहर से कोई इनकम आ रही है, वो सारी की सारी इनकम आपकी इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो आपने जो आपको ESOP मिले हैं उसमें जो आपको गेन हुआ है वो आपको उस पर इंडिया में आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आप दूसरे देश में भी टैक्स दे रहे होंगे उसके ऊपर, क्योंकि इनकम वहाँ की इनकम है, तो आपको एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया जाता है इंडिया का बाकी देशों के साथ। ऐसा हर देश का अपने बाकी देशों के साथ एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। तो आप इंडिया का जो उस कंट्री के साथ अग्रीमेंट है उसमें जो भी क्लॉज आपके लिए बेनिफिशियल है उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको डबल टैक्स देना पड़ेगा, उस कंट्री में भी पूरा टैक्स देना पड़ेगा और इंडिया में भी पूरा टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इंडिया में आपको टैक्स देना है। और अगर DTA आप देखेंगे तो उसमें आपको कुछ बेनिफिट दिया गया होगा उस कंट्री के साथ, तो वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं कटक, जहां से पार्था चटर्जी भट्टाचार्य साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। भट्टाचार्य साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बताएं क्या उलझन है आपकी? हमारा ऐसा है कि हमारा छोटा भाई का दुकान हो गया लास्ट ईयर को। अच्छा। तो उनका पास बहुत सा पुराना शेयर इंश्योरेंस ऐसा सब करे थे। तो उसका जो हम लोग 2 भाई लीगल हेयर है उनका, वो शादी नहीं करे थे। तो उनके जो बहुत सारे शेयर्स है पुराना शेयर, तो बहुत 20-30 लाख का उसका ऊपर होगा और इंश्योरेंस का भी है। तो उसका जो हम लोग लीगल हेयर का हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा, थोड़ा जानना चाहते हैं। और दूसरा बात है उनका लास्ट ईयर को निधन हुआ था, वो उसका टैक्स फाइल नहीं हुआ है। अब आपने समझ लिया? तो मैंने समझ लिया, लेकिन मेरा एक सवाल है, तो आपके जो ब्रदर हैं उन्होंने विल बनाई थी क्या कोई? नहीं, विल तो नहीं बनाई। विल नहीं बनाई थी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर किसी की विल होती है तो विल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने विल नहीं बनाई थी तो लीगल एयर जितने हैं उनमें इक्वली ये डिवाइड हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके लिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट ज़रूर ले लीजिएगा। तो अब इसके बाद आती है टैक्स की बात, क्योंकि आपने पूछा इसमें टैक्सेबिलिटी क्या होगी। तो जो भी आप प्रॉपर्टी या कोई भी पैसा, कुछ भी एसेट आप इनहेरिट करते हैं किसी से, अपने फादर से, मदर से, ब्रदर से या किसी से भी आप इनहेरिट करते हैं, तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। ये सारा का सारा पैसा आपका टैक्स फ्री होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो टैक्स की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट ले लीजिए और जितने एसेट्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे इनकम टैक्स से जुड़े दस्तावेज कितने सालों तक रखना है जरूरी, बताएंगे छोटे से ब्रेक का।